Yes, welcome to Sharon's biology classes again. We are discussing plant physiology. Transpiration. The topic was transpiration. हम लोग transpiration पढ़ रहे थे. उसमें आपने फर्स्ट थ्योरी पढ़ा था स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्सन थ्योरी. सेकेंड आ जाइए एक्टिव पोटासियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी. एक्टिव पोटासियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी. कहते हैं द थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय फ्यूसिनो एंड वाज सपोर्टेड बाय लेविट. ठीक है, कहते हैं कि इस थ्योरी में कहा गया कि सनलाइट की उपस्थिति में गार्ड सेल्स के अंदर मैलिक एसिड का निर्माण होता है. समझो इधर अच्छी तरह कि सनलाइट की उपस्थिति में गार्ड सेल्स के अंदर मैलिक एसिड का निर्माण होता है. यह मैलिक एसिड टूट जाता है और निर्माण करता है मैलेट एंड हाइड्रोजन आयंस का. ठीक है, यह जो हाइड्रोजन आयंस है उस गार्ड सेल से बाहर निकल आता है. दैट इज ए फ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन आयन और उसके स्थान पर प्रवेश कर जाता है क्या? पोटासियम आयन. तो दैट इज इनफ्लक्स ऑफ पोटासियम आयन. ठीक है, यह जो पोटासियम आयन है वो रिएक्ट कर जाता है इस मैलेट से, जिससे निर्माण होता है पोटासियम मैलेट का. ठीक है, और यह पोटासियम मैलेट जो है वो माइग्रेट कर जाता है उस सेल के वैक्यूल में, उस सेल के वैक्यूल में, जिसके कारण उस गार्ड सेल्स के कॉन्सेंट्रेशन में वृद्धि हो जाती है. उस गार्ड सेल्स के कॉन्सेंट्रेशन में वृद्धि हो जाएगी. तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो होगा क्या? याद कीजिए, एंडोऑस्मोसिस. वो जो सब्सिडियरी सेल्स का वाटर है वो एंटर करने लगेगा गार्ड सेल्स के अंदर और धीरे धीरे दोनों गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे. दोनों गार्ड सेल हो जाएगा क्या? टर्जिड, अर्थात स्टोमाटा ओपन हो जाएगा, स्टोमाटा खुल जाएगा. क्लियर? फिर से समझ लीजिए, फिर से समझिए इसको कि फ्यूजिनो का कहना था कि सनलाइट की उपस्थिति में गार्ड सेल्स के अंदर मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. वह जो मैलिक एसिड है वह डिसोसिएट कर जाता है, टूट जाता है और निर्माण करता है मैलेट एंड हाइड्रोजन आयंस का. वह जो हाइड्रोजन आयंस है वो उस गार्ड सेल से बाहर निकल आता है, उसका एक्सचेंज होता है पोटासियम आयन के साथ. तो हाइड्रोजन आयंस उस गार्ड सेल से बाहर निकल आता है और उसके स्थान पर प्रवेश कर जाता है क्या? पोटासियम आयन. यह जो पोटासियम आयन है वो रिएक्ट कर जाता है इस मैलेट से, जिससे निर्माण होता है पोटासियम मैलेट का. वह पोटासियम मैलेट उस गार्ड सेल्स के वैक्यूल में माइग्रेट कर जाता है, प्रवाहित हो जाता है. इसके कारण उस गार्ड सेल्स की कॉन्सेंट्रेशन में वृद्धि हो जाती है और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो होगा क्या? एंडोऑस्मोसिस. सब्सिडियरी सेल्स का वाटर जो है वो एंटर करने लगेगा गार्ड सेल्स के अंदर. धीरे धीरे दोनों गार्ड सेल्स जो है वो टर्जिड हो जाएंगे. टर्जिड होता है तो आप कहते हैं वो कर्व हो जाता है, अर्थात स्टोमाटा ओपन हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी. क्लियर? अब भाई ये एक चीज है, इसको तो एक्टिव स्टोमाटा, ये सब इंपॉर्टेंट है. इसको तो एक्टिव स्टोमाटा या इसी को आप कह सकते हैं स्टोमाटल ओपनिंग इन सक्यूलेंट्स. स्टोमाटल ओपनिंग इन सक्यूलेंट्स. सक्यूलेंट समझते हैं? फ्लेशी प्लांट्स एंड जीरोफिटिक एडाप्टेशन जिसका. वैसे पौधे, बहुत सारे पौधे हैं जैसे कलेंचुए, गेवा का, पुंशिया है, नागफनी, कैक्टस जिसको आप कहते हैं. ये पौधे जल की कमी वाले स्थानों में पाए जाते हैं. साथ ही साथ वहाँ टेम्परेचर, डेजर्ट्स में टेम्परेचर भी हाई रहता है. ठीक है,
ये जो फ्लेशी प्लांट्स है जिसको आप नागफनी कैक्टस कह देते हैं, तो वैसा जो प्लांट्स है उसे ही हम लोग कह देते हैं सक्यूलेंट्स। ठीक है। अब इसके पास जल की कमी है, टेम्परेचर भी हाई है। अगर स्टोमाटा ओपन होगा तो इवापोरेशन बहुत तेजी से होगा, ऐसा ही तो जल की कमी है। इसलिए ये पौधे क्या करते हैं कि दिन के समय अपने स्टोमाटा को बंद रखते हैं और रात्रि के समय खोलते हैं। ठीक है, क्योंकि दिन में टेम्परेचर हाई, सनलाइट है, तो इवापोरेशन बहुत तेजी से होगा, है ना। ऐसे स्टोमाटा को हम लोग कह देते हैं क्या, इसको एक्टिव स्टोमाटा, जो दिन में बंद रहता हो और रात्रि में खुलता हो। तो कहिए कि ये तो उल्टी बात है। जनरली आप कहते हैं कि सनलाइट रहेगा तो स्टोमाटा खोलेगा, रात में बंद हो जाता है। लेकिन बहुत सारे सर्कुलेंट्स हैं चूंकि उनके पास जल की कमी है, इसलिए ये पौधे क्या करते हैं कि दिन के समय अपने स्टोमाटा को बंद रखते हैं और रात्रि के समय ओपन करते हैं। तो इसके मैकेनिज्म का अध्ययन किया था निशिदा नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, निशिदा ने बताया कि दिन के समय क्या होता है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है ग्लूकोज प्लांट्स के अंदर, फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज बन रहा है, आपने कहा था वो स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर। तो पहले रात में आइए, रात्रि के समय क्या होता है कि जो भी प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट है उसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है और वो निर्माण कर देता है मैलिक एसिड का विदाउट रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। मैलिक एसिड बनाता है, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है। ठीक है। और अभी हम लोग एक्टिव पोटासियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी आपने पढ़ा, यदि मैलिक एसिड बनेगा देन स्टोमाटा विल ओपन। यही मैकेनिज्म होगा, स्टोमाटा रात में खुल जाएगा। क्लियर। कि रात्रि के समय ऐसे पौधों में क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उनका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जिससे जो है मैलिक एसिड का निर्माण होता है विदाउट रिलीजिंग CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता, और मैलिक एसिड के निर्माण के कारण रात के समय स्टोमाटा ओपन हो जाता है। ठीक है। दिन के समय क्या होता है, बात उल्टी है। दिन में वह जो मैलिक एसिड है, रात में तो मैलिक एसिड बना, स्टोमाटा खुल गया। दिन के समय वह जो मैलिक एसिड है वो उनका पुनः ऑक्सीडेशन होता है और वो परिवर्तित हो जाता है पायरुविक एसिड में, रिलीजिंग मोर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मुक्त होता है। तो कल हम लोग पढ़े थे कि CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो pH वैल्यू घटेगा, और pH वैल्यू जब घटकर 5 हो जाएगा तो जितना भी ग्लूकोज है वो परिवर्तित हो जाएगा स्टार्च में। हम लोग कल मैकेनिज्म पढ़े थे, स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्सन थ्योरी, और उसके कारण स्टोमाटा बंद हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से इन पौधों में दिन के समय जो है वो स्टोमाटा बंद रहता है और रात्रि के समय ओपन होता है। ऐसे स्टोमाटा को हम लोग कह देते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा। क्लियर। अब आइए फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपीरेशन। वे कौन कौन से फैक्टर हैं जो ट्रांसपीरेशन को प्रभावित करते हैं, है ना। फर्स्ट आ जाइए, लाइट तो आप जानते ही हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं, आप सुन लीजिए, सिर्फ समझना है। हमें लाइट तो समझ ही रहे हैं, सनलाइट रहेगा तो स्टोमाटा खुलेगा, देन ट्रांसपीरेशन की क्रिया होगी, नहीं रहेगा तो नहीं होगी। सेकंड आ जाओ, टेम्परेचर। टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर अधिक होगा, अभी समर सीजन में नेचुरली कपड़ा तुरंत सूख जाता है कि नहीं, क्योंकि इवापोरेशन बहुत तेजी से होगा। तो टेम्परेचर अधिक होगा तो ट्रांसपीरेशन का रेट भी अधिक होगा। टेम्परेचर लो होगा तो जो ट्रांसपीरेशन का रेट है वो भी कम होगा, स्लो होगा। क्लियर। थर्ड आ जाइए, ह्यूमिडिटी। थर्ड आ जाइए, ह्यूमिडिटी। रेड से लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सारा फैक्टर एक साथ पूछे कि which one of the following is most important factor for transpiration, that is humidity.
ह्यूमिडिटी तो कहते हैं वाटर वेपर्स इन एटमॉस्फेयर, है ना। तो अगर एटमॉस्फेयर ह्यूमिड है, आर्द्र है, बिल्कुल कंसंट्रेटेड है, तो वाटर वेपर नहीं निकलेगा ना, तो ट्रांसपिरेशन का रेट स्लो होगा। बरसात में कपड़ा जल्दी सूखता है, नहीं सूखता है, 2-2 3-3 दिन में सूखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर है बिल्कुल ह्यूमिड है, वो वाटर वेपर से सैचुरेटेड है ना। और यदि एटमॉस्फेयर ड्राई है जैसे अभी, तो बहुत इवापोरेशन होगा, क्योंकि उसमें नहीं है ना वाटर वेपर का कॉन्सेंट्रेशन। इसीलिए माना जाता है कि ह्यूमिडिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है। एक है अवेलेबल वाटर, वाटर रहेगा तभी तो ट्रांसपिरेशन रहेगा। मेरे पास पैसा ही नहीं, देखो भी पैसा नहीं, खर्च क्या करेंगे। तो पौधे के पास पानी रहेंगे एक्सेसिव, तभी तो ट्रांसपिरेशन होगा, नहीं रहेगा तो ट्रांसपिरेशन का रेट ऐसे भी कम हो जाएगा। क्लियर। एक आ जाइए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिफ्थ आ जाइए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम है, जैसे हाई एल्टीट्यूड पर, पहाड़ों पर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यदि लो होगा देन ट्रांसपिरेशन का रेट फास्ट होगा। और हमारे स्थल पर, भूमि पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अधिक है देन ट्रांसपिरेशन का रेट कम होगा। क्लियर। तो ये हो गए फैक्टर्स जो कि ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज आई है एंटी ट्रांसपीरेंट्स, यहाँ लिख देते हैं एंटी ट्रांसपीरेंट्स, सिर्फ समझना है, बाकी तो आप लिखेंगे। समझिए, वैसा कोई भी कंपाउंड जो ट्रांसपिरेशन के रेट को कम कर देता हो, ट्रांसपिरेशन की गति को कम कर देता हो, उसे हम लोग कह देते हैं क्या? एंटी ट्रांसपीरेंट्स। ठीक है। जैसे एस्पिरिन, वैक्स, मोम, पत्तियों पर मोम लगा देंगे, वैक्स, है ना। ABA दैट इज एब्सिसिक एसिड, इसको हमेशा याद रखिएगा। एब्सिसिक एसिड को कहा जाता है स्ट्रेस हार्मोन। क्योंकि वाटर स्ट्रेस कंडीशन में जब जल की कमी होती है तो प्लांट क्या करता है कि एब्सिसिक एसिड का निर्माण कर लेता है स्वयं में। और एब्सिसिक एसिड क्या करता है कि वो काउज करता है क्लोजर ऑफ स्टोमाटा, उसके कारण स्टोमाटा बंद हो जाते हैं, अर्थात ट्रांसपिरेशन रेट घटेगा, धीरे धीरे घटेगा या बंद ही हो जाएगा। क्लियर। तो वैसा कोई भी कंपाउंड जो ट्रांसपिरेशन के रेट को रिटार्ड करता हो, घटाता हो या बिल्कुल बंद ही कर देता हो, उसे हम लोग कह देंगे एंटी ट्रांसपीरेंट्स। क्लियर। एंड द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज मेजर्ड बाय पोटोमीटर। एक यंत्र है पोटोमीटर, POTO। ठीक है, पोटोमीटर। एक और मेथड है कोबाल्ट क्लोराइड पेपर मेथड। कोबाल्ट क्लोराइड होता है नीले रंग का, पत्तियों के ऊपर लगा देते दोनों साइड में। प्रैक्टिकल तो अब होता नहीं कॉलेज में, हम लोग तो ISC से MSc और रिसर्च तक प्रैक्टिकल पर ही साइंस आधारित है, जितना प्रैक्टिकल करेंगे कंसेप्ट होगा। अच्छा खैर, तो वो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को लगा देते हैं, तो वो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर मैंने कहा ब्लू कलर का होता है, लेकिन जैसे ही उस पर नमी आती है, वो वाटर एब्जॉर्ब करता है तो हो जाता है पिंक कलर का। ये भी कंपटीशन में क्वेश्चन आया है, आगे MCQs बनाएंगे तो देखिएगा उसमें मिल जाएगा कि वो पिंक कलर में परिवर्तित हो जाता है। तो समझा जाता है कि ट्रांसपिरेशन का रेट अधिक है। पिंक नहीं हुआ इसका मतलब कि वाटर इवापोरेट नहीं हो रहा है। क्लियर। क्लियर। दैट्स ऑल ट्रांसपिरेशन, दैट्स ऑल ट्रांसपिरेशन। इसका MCQs मैं भेज दूंगा, वो तो स्वतः आप देख लेंगे, है ना। तो फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय।